जी। और तो लास्ट चीज़ जो हमने पढ़ी थी उसको देख लेते हैं पहले और फिर आगे बढ़ेंगे। हमने अभी तक की हमारी जो भी टोटल डिस्कशन है इस चैप्टर पे कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, उसमें एक ही सवाल का हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। वो सवाल है ये, व्हाट इज़ द ऑप्टिमल कंजम्पशन पॉइंट। ठीक है ना। ऑप्टिमल कंजम्पशन पॉइंट से मतलब बेसिकली ये कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स एनी कंज्यूमर वुड कंज्यूम गिवन द सिनेरियो। और सिनेरियो में आपके पास क्या क्या चीज़ें होंगी, आपके सामने एक टेबल होगा, यूटिलिटी टेबल। यूटिलिटी टेबल से मुराद के मतलब आपको पता होगा कि हाउ मच यूटिलिटी यू आर गोइंग टू गेट फॉर ईच यूनिट यू विल प्रॉब्ली कंज्यूम। ठीक है, वो टेबल हमने देखा था और हमने उस पर बातें की थी। अच्छा, उसमें जो मैंने यहाँ चीज़ें लिखी थी इसको मैं वापस थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाए और फिर हम इसी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो बेसिकली है तो इसी क्वेश्चन का आंसर, लेकिन डिफरेंट सिनेरियोज में। सिनेरियोज से मुराद ये जो पहला पॉइंट जो हमने इनिशियली जब ये पढ़ना शुरू किया था तो वी डिसाइडेड कि ऑप्टिमल कंजम्पशन पॉइंट वुड बी हियर, जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी जो है कि जीरो हो जाएगी। ठीक है ना। एम बी इज इक्वल टू जीरो वुड बी द पॉइंट जहाँ पे हम ऑप्टिमल कंजम्पशन कराएंगे, जहाँ पे वो ऑप्टिमल कंजम्पशन होगी। ठीक है। और जब एम यू जीरो होगी तो ऑब्वियसली टी यू मैक्सिमम होगी, ये हमने बात की थी। देन वी मूव्ड ऑन, फिर हमने कहा नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होना ऑप्टिमल सिर्फ तब होगा जब प्राइस के बारे में कोई डाटा ना हो। अगर प्राइस के बारे में कोई डाटा है तो हमें एक डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, और हमें कंपेयर करना होगा दो चीज़ों को, जो कि है द मार्केट प्राइस एंड योर एबिलिटी टू पे, योर विलिंगनेस टू पे। और उससे पहले हमने एक काम और किया था कि हमने यूटिलिटी को क्वांटिफाई करना सीखा था, और एंड वी डिसाइडेड कि यूटिलिटी जो है वो क्वांटिफाई होगी यूजिंग एबिलिटी टू पे। ठीक है ना। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, ये डिफरेंट जगहों पर हमने लिखी हैं, और मैं रीडिंग्स भेज चुका हूँ आप लोगों को, तो होपफुली वो पढ़ना शुरू कर दी है आप लोगों ने। उसमें भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। अब आज मैं क्या करूँगा, ज़रा सा पहले जो हमने आज तक की सारी बातें की हैं उसको हम सिंप्लीफाई कर दें और फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक सेकेंड, इसको मैं सोच रहा था कि अगर मैं, राइटिंग माशाल्लाह थोड़ी अच्छी है तो मैं चाह रहा था कि इसको अगर मैं वर्ड पे लिख लूँ ताकि डाउट ना रहे। एक सेकेंड, हो गया। हाँ, कुछ चीज़ें मैं चाह रहा हूँ हम जो हमारी फाइनल चीज़ें हैं ना उसको हम लिख लें बस एक बार। ठीक है। ऑप्टिमल कंजम्पशन पॉइंट, इसमें दो तीन केसेस पे बात हो रही है। तो केस वन बेसिकली ये होगा कि व्हेन देयर इज नो डाटा अबाउट प्राइस। ठीक है ना। या एक काम करते हैं कि इसको दो चीज़ों की बात हो रही है। एक सेकेंड, चैट आ रही है कोई। ओके सर, रीडिंग में जो तानिया वाला ग्राफ है वो समझा दें। गुलाम, एक मिनट रुक, एक मिनट पहले इसको ज़रा यहाँ तक की बातें मुझे बताएगा। एक सेकेंड। ओके, केस वन जो था हमारा इनिशियली वो ये था कि वन कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब क्या होता है। मैं ये सारे सवाल पूछता रहूंगा साथ साथ ताकि मुझे ना लगे कि वो मसला है। जी, वन कमोडिटी विद नो इन्फॉर्मेशन ऑन प्राइस। इनिशियली हम ये कर रहे थे ना, एक कमोडिटी की बात कर रहे थे, जो हम पैकेट ऑफ चिप्स की बात कर रहे थे या हम पानी के ग्लास की बात कर रहे थे, दैट वाज वन कमोडिटी। जी, कमोडिटी क्या होती है, व्हाट डू वी मीन बाय कमोडिटी। एवरीवन पे रिप्लाई करें। गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। ओके, तो किस कोई एक कमोडिटी के बारे में जब के हमें बारे में लिखना हो और इन्फॉर्मेशन ना हो प्राइस के बारे में, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये देखना है हमें। ओके, तो इसको अगर हम अंडरलाइन कर दें, और तो बेसिकली ये होगा, इसका जवाब हमारे पास ये होगा कि हम वहां पे रुकेंगे जहां मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी या टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। बेसिकली सवाल ये, ऑप्टिमल कंजम्पशन पॉइंट क्या है। तो हम कह रहे हैं जब एक कमोडिटी के बारे में डाटा हो, जब देयर वुड बी नो इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइस, तो आपका ऑप्टिमल कंजम्पशन पॉइंट ये है जहां एमयू जीरो है या टीयू मैक्सिमम है। ठीक हो गया। कोई मसला है इस चीज में, ये हम सबको आता है। तो ये हम सिर्फ रिविजन कर रहे हैं, अभी अभी हम आज के टॉपिक पे आ नहीं है। ठीक है। केस टू हमने ये देखा
केस 2 की हम जब बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि कमोडिटी एक ही है, still we have one commodity with market price. प्राइस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। ये शुरू किया फिर हमने जो जिसमें हमने सारी विलिंगनेस टू पे वाली कहानी की, ये वो है जहां हमने डिमांड कर्व बनाया और उसको आंसर करने के लिए हमने देखा कि यहाँ पे इस स्पेसिफिक केस में तीन चीजें जो कि इन अ वे एक ही चीज है जो हमने यहाँ पे लिखी थी। ये जी ये तीन पॉइंट्स हैं ऑप्टिमल कंजम्पशन के, जब हम एक कमोडिटी और प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर वन, द पॉइंट वेयर विलिंगनेस टू पे इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, सही है ना। विलिंगनेस टू पे इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, और विलिंगनेस टू पे हमने कहा था कि डिमांड कर्व से शो होती है, डिमांड कर्व से विलिंगनेस टू पे शो होती है, और मार्केट प्राइस आपको पता थी क्या है, जैसे कि हमने पूरा ये केस किया था जी ना। फर्स्ट पे विलिंगनेस टू पे क्या है, P1 है और मार्केट प्राइस P3 है, तो आप कंज्यूम करेंगे। सेकंड भी आप कंज्यूम करेंगे कि विलिंगनेस टू पे इज P2 बट मार्केट प्राइस इज लोअर, तो आप कंज्यूम करेंगे। और थर्ड पे विलिंगनेस टू पे एंड मार्केट प्राइस इज इक्वल P3, तो ये भी आप कंज्यूम करेंगे। इसके बाद आप नहीं करेंगे क्योंकि आपकी विलिंगनेस टू पे वुड बी लोअर ना। आप अब अगर विलिंगनेस टू पे की बात करेंगे तो दैट वुड बी लोअर देन द मार्केट प्राइस, तो इसलिए आप कंज्यूम नहीं करेंगे। फोर्थ यूनिट पे जो विलिंगनेस टू पे वो कम हो जाएगी। ये हमने बात की थी जब भी हमने फाइनलाइज किया था इस पॉइंट को, ये द पॉइंट वेयर विलिंगनेस टू पे इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, तो इसको लिख लेते हैं जी। तो इसमें दो तीन पॉइंट्स हम लिखेंगे। एक तो ये द पॉइंट वेयर द विलिंगनेस टू पे इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस, ठीक है। दिस वुड बी योर ऑप्टिमल कंजम्पशन पॉइंट, ठीक है ना, व्हेन यू हैव वन कमोडिटी विद मार्केट प्राइस। किसी को मसला है इस चीज में? होपफुली नॉट। कोई भी मसला आप चैट पे बोलते रहे, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन भी दे रहा हूँ, और मैं प्रेफर करूंगा अगर आप ऑडियो में बात करें तो मुझे बेहतर लगेगा जी। दूसरा पॉइंट जी, दूसरा पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिखा था वो ये था, द पॉइंट वेयर MU इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, MU इज इक्वल टू P। और इसके पीछे हमने सारी कहानी की थी कि बेसिकली MU और विलिंगनेस टू पे के ऊपर हमने एग्जाम्पल भी की थी, जो हमने ड्रग एडिक्ट वाली एग्जाम्पल भी की थी, और हमने फाइनलाइज किया था इस चीज़ को कि यूटिलिटी और विलिंगनेस टू पे एक ही चीज़ है, और क्योंकि डिमांड का विलिंगनेस टू पे शो करता है तो वो यूटिलिटी ही शो करता है। और हमने यहाँ पे इस कंक्लूजन पे आए थे कि डिमांड कर्व इज नथिंग बट द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ये समझ में आना चाहिए हमें। इसके ऊपर मैंने रीडिंग भी भेजी है, उसमें थोड़ा डिटेल तरीके से समझाया हुआ है, वही पढ़ लें, कोई भी कंफ्यूजन है मुझे बताएगा। कमिंग बैक, तो एक सेकेंड जी। तो जी दूसरा पॉइंट, द पॉइंट वेयर MU इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, और मैंने कहा था तीनों पॉइंट एक ही हैं, बस हम लिखने का तरीका सिर्फ चेंज हो रहा है ना। द पॉइंट वेयर MU इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, इसको लिख लेते हैं। द पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी MU इज इक्वल टू P, ये मार्केट प्राइस। MU इज इक्वल टू P जो है ना नॉर्मल नोटेशन है इस केस की, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर केस की, केस 2 की, आपका आंसर ये होना चाहिए MU इज इक्वल टू P। मतलब किसी भी बुक में देखेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी, MU इज इक्वल टू P। उसका बेसिकली मतलब ये है कि आपकी विलिंगनेस टू पे इक्वल है मार्केट प्राइस के, ठीक हो गया। इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, MU इज इक्वल टू P। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा तीसरा पॉइंट था इसी का कि ऑप्टिमल कंजम्पशन क्या होगी, वो ये था कि द पॉइंट वेयर टोटल कंज्यूमर सरप्लस इज मैक्सिमाइज्ड। और इसके ऊपर हम कहानी कर रहे थे और वो शायद खत्म हुई थी नहीं हुई थी, इसको देख लेते हैं। लेकिन पॉइंट क्या था, द पॉइंट वेयर टोटल कंज्यूमर सरप्लस इज मैक्सिमाइज्ड। और टोटल कंज्यूमर सरप्लस कैसे मैक्सिमाइज होता है वो समझ लेते हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं। द पॉइंट वेयर टोटल कंज्यूमर सरप्लस इज मैक्सिमाइज, और ये बेसिकली वो पॉइंट है, मैक्सिमाइज्ड क्या कर रहे हैं, ओके। ये वो पॉइंट है जहां पे
मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस जीरो होगा। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये यूज होगा आगे भी। जहां मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस, एमसीएस लिख रहा हूं मैं इसको, वुड बी जीरो। जहां मार्जिनल जीरो होते हैं ना, वहां टोटल मैक्सिमाइज हो जाता है। मार्जिनल जिस पॉइंट पे जीरो होता है वह टोटल मैक्सिमाइज हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है ना? जैसे कि यहाँ एमयू जीरो था तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो गई। जहां मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस जीरो है तो टोटल कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमाइज हो गया। ये बात समझ में आ रही है? आगे आप मार्जिनल कॉस्ट देखेंगे, जब मार्जिनल कॉस्ट जीरो होगी वहां आपको समझ में आ रहा होगा कि शायद टोटल कॉस्ट मैक्सिमाइज हो रही होगी। तो मार्जिनल और टोटल के बीच में रिलेशन हम और देखेंगे कॉस्टिंग के अंदर, थोड़ा अच्छे से देखेंगे। फिर ये पॉइंट सी समझ नहीं आता, ठीक है? पॉइंट सी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, तो पॉइंट सी क्या है? टोटल कंज्यूमर सरप्लस और मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसकी एग्जांपल वापस देख लेते हैं। अच्छा, ये पहले मैं एक चीज रिट्रेट कर दूं कि ये तीनों पॉइंट एक ही बात है। सही है ना? ये तीनों पॉइंट वही है कि वन कमोडिटी और प्राइस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको ये इन तीनों में से एक भी चीज लिखे तो वो सही होनी चाहिए, लेकिन बेहतर है आप तीनों को एक्सप्लेन करें, मतलब गिवन ऑब्वियसली द क्वेश्चन। ये तीनों एक ही बातें कर रही हैं, ठीक है? ये तीनों आपको एक ही पॉइंट पे रोकेंगे, ऑप्टिमल पॉइंट वही रहेगा आपका, ठीक है ना? ये समझना जरूरी है। पॉइंट सी को हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट सी जो है, टोटल कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमाइज कहाँ हो रहा है, वो देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले किसी ने हैंड रेज किया, मैंने ऑप्शन दिया आपको अनम्यूट करने का, आप अनम्यूट करें अपने आप को, बोलें क्या बात है। कौन हैंड रेज कर रहा है, दिखाओ जरा, कहाँ चले गए? पता नहीं कहाँ चलेगा। खैर जी, ये एग्जाम्पल हम करने की कोशिश कर रहे थे जो कि शायद समझ नहीं आई थी, क्योंकि ऑब्वियसली हमने थोड़ा जल्दी शायद इसको किया था। मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली देखी नहीं होगी आप लोगों ने, कोई बात नहीं। हम वापस समझ लेते हैं इसको नए तरीके से, कोई बात नहीं। देखें, कंज्यूमर सरप्लस को हमने डिफाइन किया था एज difference between willingness to pay and market price. Okay, marginal consumer surplus क्या होगा? What would be the marginal consumer surplus? Marginal consumer surplus, marginal consumer surplus, जिसको हम शॉर्ट में MCS कह रहे हैं, इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो बट मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? कोई डेफिनेशन भेज सकता है इसकी? जी नहीं, टोटल तो नहीं होगा, एडिशनल, एडिशनल होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मार्जिन का मतलब एडिशनल होता है ना, तो ये क्या होगा? दिस वुड बी द एडिशनल कंज्यूमर सरप्लस a consumer will get for each extra unit consumed। मार्जिनल का मतलब वही है ना जो हमने यूटिलिटी में देखा, वैसे ही डिफाइन करेंगे इसको भी। फॉर ईच एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम, जो आपको चीज मिल रही है वो आपका मार्जिनल है, ठीक है ना? यहाँ तक किसी को मसला, पहले ये बता दो, यहाँ तक कोई मसला तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली कंज्यूमर सब लोग कंज्यूमिंग यूनिट, बिल्कुल ठीक है लीजा जी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, नहीं है तो ओके बोल दो ताकि हम आगे बढ़े। ओके, ठीक है। ओके, यहाँ तक हमें बात अगर समझ में आ गई है तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जिस तरीके से हमने यूटिलिटीज को डिफाइन किया था उसी तरीके से हम कंज्यूमर सरप्लस और मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस को डिफाइन करेंगे। हमें पता है कंज्यूमर सरप्लस इज अ गुड थिंग, राइट? जितना ज्यादा कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा उतना कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा, ठीक है? हम ये बोल रहे हैं कि हर एडिशनल यूनिट पे कंज्यूमर सरप्लस मिल सकता है थोड़ा सा, तो वो कब तक कंज्यूम करेगा? तो हमारे जहन में जवाब ये आ जाना चाहिए, जब तक मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस उसको मिल रहा है तब तक वो कंज्यूम करेगा।
जब तक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से उसको कंज्यूमर सरप्लस मिला जा रहा है तब तक वो कंज्यूम करेगा, और जब जीरो हो जाएगा मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस तो वो रुक जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे यूटिलिटी की बात की थी हमने, जहां मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस जीरो हो जाएगा वहां हम रुक जाएंगे, जहां मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो रही थी वहां रुक रहे थे। ठीक हो गया? और जब मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस जीरो होगा उसी वक्त हमारा टोटल कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ उसको अगर हम एक डायग्राम में देखें तो ये डिमांड कर्व है और यहाँ पे हम प्राइसेस देख लेते हैं। ये मार्केट प्राइस पी नॉट है, ठीक है ना, पी नॉट मार्केट प्राइस है, और ये ऑब्वियसली किसी यहाँ डिमांड सप्लाई की इंटरेक्शन से आई होगी, लेकिन अभी हम सप्लाई कर्व नहीं बना रहे, हम सिर्फ उसको मार्केट प्राइस अज्यूम कर रहे हैं। और ये आपके पास डिटेल्स हैं सारी कि अगर आप पहला यूनिट कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप जो प्राइस पे करना चाहते हैं वो P1 होती है, और विलिंगनेस टू पे, एंड विच इज योर मार्जिनल यूटिलिटी, वो भी नहीं भूलना आपने, सही ना, मार्जिनल यूटिलिटी इज योर विलिंगनेस टू पे। तो फॉर द फर्स्ट यूनिट यू आर विलिंग टू पे P1, मार्केट प्राइस P0 थी, तो अब वो पहले यूनिट कंज्यूम करने की वजह से जो मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस मिला है वो क्या है, वो इन दोनों का डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द विलिंगनेस टू पे एंड द मार्केट प्राइस। बात समझ में आ रही है ना? द डिफरेंस बिटवीन विलिंगनेस टू पे एंड मार्केट प्राइस आपका मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस है। तो जी मैंने टेबल भी बनाया था लास्ट टाइम, ऐसा ही कुछ बनाया था। देखिए फर्स्ट यूनिट पे जो आपको मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है वो P1 माइनस P0 मिल रहा है। बात समझ में आ रही है ना? और आप कंज्यूम करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आपको पॉजिटिव मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है। सेकेंड यूनिट पे अगर हम बोलें तो P2 was your willingness to pay, और willingness to pay मतलब P2 was the marginal utility, was the value of the marginal utility। अच्छा P1 P2 से अगर कंफ्यूज हो रहे तो मैं इसको नंबर दे देता हूँ कुछ, मतलब ये फॉर एग्जांपल P1 की जगह मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ, ये मैं 15 लिख देता हूँ, इसको हम 10 बना लेते हैं। तो ये मार्केट प्राइस 10 है, इनिशियली आपको 20 रुपीज की वैल्यू आप दे रहे थे उसको, मतलब कि 20 रुपीज की यूटिलिटी मिल रही थी, 10 रुपीज वॉज द प्राइस, आपने कंज्यूम कर लिया, 20 माइनस 10, 10 वॉज योर मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे यूनिट्स और मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस भी बना लेते हैं। जी पहला यूनिट कंज्यूम करने पे कितना मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस मिला है हमें? व्हाट इज द मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस फॉर कंज्यूमिंग फॉर द फर्स्ट यूनिट? एक काम करेंगे, अगर इसको मैं यहाँ बना लूँ तो बेहतर रहेगा। जी कितना मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस मिला है? 10, बिल्कुल ठीक है 10। जिसको 10 समझ में नहीं आ रहा वो बता दो, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने पे हमें 10 मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस मिला है। जी सेकंड को कितना मिला? जी मनाहिल रेज हर हैंड। जी मनाहिल बोले आप, यू आर अलाउड टू अनम्यूट योरसेल्फ, और टाइप भी कर सकती हैं। 5 बिल्कुल ठीक है। ओके ओके ओके, कोई मसला नहीं। थर्ड यूनिट पे द प्राइस इज 10 और विलिंगनेस टू पे भी 10 है, तो थर्ड यूनिट पे मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस कितना है? 0, बिल्कुल ठीक है। फोर्थ पे जो विलिंगनेस आपकी जो विलिंगनेस टू पे है वो कम हो गई है और 5 हो गई है। अब मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस कितना है? फोर्थ यूनिट पे कितना है? -5, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और टोटल क्या होता है? टोटल कंज्यूमर सरप्लस इज द सम ऑफ ऑल मार्जिनल, टोटल का मतलब ही सम ऑफ ऑल मार्जिनल, टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी, तो टोटल कंज्यूमर सरप्लस वुड बी द सम ऑफ ऑल मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो यहाँ इस वक्त टोटल कितना है? 10, फिर 5 ऐड हुआ 15, 15 प्लस 0 15, स्टिल 15 माइनस 5 10 हो गया। अब तो टोटल मैक्सिमाइज कहाँ हो रहा है और मार्जिनल? जी तो कहाँ रुकेंगे आप? रुकेंगे कहाँ पे? हाउ मेनी यूनिट्स विल यू कंज्यूम गिवन दिस सिचुएशन? 3 यूनिट्स, बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल इसी तरह देख रहे हैं, हम किसी यूटिलिटी को देख रहे थे। 2 क्यों नहीं? क्योंकि हमें थर्ड कंज्यूम करे बगैर पता नहीं है अभी क्या सीन है, हमें कंज्यूमर सरप्लस यूटिलिटी के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम पहले थर्ड कंज्यूम करेंगे और जब 0 मिल जाएगा हमें
फिर हमें पता है इसके आगे अगर हमने कंज्यूम किया तो नेगेटिव कंज्यूमर सरप्लस मिलना शुरू हो जाएगा। तो नेगेटिव हम अवॉइड करेंगे, जीरो पे रुक जाएंगे, जितने पॉजिटिव मिले उसमें खुश रहेंगे, कि अगर नेगेटिव मिलना शुरू हुआ तो हमारा जो ऑलरेडी पॉजिटिव का सम है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और वो हम नहीं चाहते। ठीक है ना, तो हम कहाँ पे रुकेंगे, जहाँ मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस जीरो हो रहा है या टोटल कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमम हो रहा है। तो दिस वुड बी योर ऑप्टिमल कंजम्पशन पॉइंट, और यही हमने एग्जैक्टली लिखा है। अगर आपने देखा हो तो एग्जैक्टली हमने ये लिखा है, ऑप्टिमल कंजम्पशन कहाँ होगी, ऑप्टिमल कंजम्पशन यही होगी, द पॉइंट वेयर टोटल कंज्यूमर सरप्लस इज मैक्सिमाइज या मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस इज जीरो। ये जो हमने यहाँ पे वर्ड में बनाई है चीजें, इनमें किसी में को भी कोई मसला है तो मुझे बता दो पहले, कोई भी मसला इन सब चीजों में। ये सारी चीजें हमने बेसिकली अब तक जो भी पढ़ा है ना उसका क्रस्ट ये है। और उससे पहले जो हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ी थी वो ये थी कि डिमांड कर्व इज एक्चुअली द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अब तक की इंपॉर्टेंट सारी बातें ये है, ठीक है ना। और मतलब इसमें पढ़ा तो हमने और बहुत कुछ भी, ऑब्वियसली मतलब हमने एमयू और टीयू के बारे में चीजें पढ़ी और हमने उसको देखा। वो भी हम अब से मैंने सोचा है कि यार जितनी भी क्लास की चीजें होंगी ना उसको एक साफ सुथरे फॉर्म में वर्ड पे या पावर पॉइंट पे भी लिख दिया करो, क्योंकि राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, कभी कभार नहीं समझ में आती, ठीक है। लेकिन अगर ना समझ में आए तो भी पूछ लिया करो, तुमने पूछते कम हो। तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं, इनमें कोई मसला, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए आपके? ओके, बेस्ट है, बेस्ट, ठीक हो गया। सही है, बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह, ठीक है, अभी बढ़ देंगे आगे। सर ग्राफ रिपीट, यार ये एक तो पहले जो भी है वो यार प्राइवेट मैसेज ना किया करो, पब्लिक किया करो, और मुझे उसी वक्त बोला करो ये सारी चीजें जो रिपीट करने की, जब मैं वो काम कर रहा हूँ ना, मतलब हमें ग्राफ छोड़े हुए टाइम हो गया ना। एक सेकेंड, हाँ सही है मनाइल। और कहाँ है हमारा ग्राफ, ढूंढने दो मैं ग्राफ को, एक सेकेंड जी। ये ग्राफ देखो, ये सारी कहानी वही है जो हमने यूटिलिटी पे भी की थी और कंज्यूमर सरप्लस को समझने के लिए की थी। मैं इससे बेहतर है ये बता दूं आपको, आपका जो कंज्यूमर सरप्लस था वो ये है ना, ये पॉइंट है। मार्केट प्राइस अगर ये है तो इसके ऊपर का एरिया डिमांड कर्व के नीचे का एरिया, इतना तो हमने एएस में भी सीखा था, ठीक है ना। दिस इज योर द पॉइंट वेयर, और अब आपको अगर याद हो मैंने एएस में एक स्टेटमेंट बोलता था मैं आप लोगों को कि डिमांड सप्लाई जहां इक्वल होती है वहां पे टोटल कंज्यूमर सरप्लस और टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज होता है। अगर आप लोगों को याद हो मैंने कहा था वो पॉइंट है जहां पे टोटल कंज्यूमर सरप्लस और टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज होता है। ये हमने एएस में ही सीखा था। मैक्सिमाइज का वर्ड हमें उस वक्त हमने बोल तो दिया था, लेकिन अब हमें तो उसको जरा और डीप कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उसके पीछे की कहानी क्या है। तो हमने उसको ब्रेक किया वापस उसके पार्ट्स में, उसके मार्जिनल सरप्लसेस में। और वो कैसे किया है, उसमें हमने सिर्फ ये बात की थी कि आप गैप देखेंगे मार्केट प्राइस और विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस टू पे कहाँ से मिलेगी, डिमांड कर्व से मिलेगी, क्योंकि डिमांड कर्व शो करता है विलिंगनेस टू पे, और जब भी डिमांड कर्व एब यू कर्व है, सही है ना, ये हम सबको आना चाहिए। और ये जो गैप है ये उस पर्टिकुलर यूनिट का कंज्यूमर सरप्लस है, हर यूनिट का कंज्यूमर सरप्लस अलग होगा, सही है ना। पहले यूनिट का कंज्यूमर सरप्लस P1 माइनस P नॉट है, यही हमने यहाँ पे लिखा। कहाँ पे लिखा हमने, यहाँ पे लिखा। पहले यूनिट का क्या है P1, यार इसको दूसरे उसमें लिख लेते हैं। पहले यूनिट का था P1 माइनस P नॉट, ठीक है ना। P1 मतलब मार्केट प्राइस माइनस विलिंगनेस टू पे और मार्केट प्राइस का डिफरेंस, यही देखना है हमने। सेकंड पे क्या है, सेकंड भी यही है। अगर सेकंड यूनिट पे आपकी विलिंगनेस टू पे जो हो जाएगी वो हो जाएगी P2, और मार्केट प्राइस तो चेंज नहीं हो रही, अगर डिमांड सप्लाई चेंज नहीं हो रही, डिमांड सप्लाई वहीं पे तो मार्केट प्राइस भी वहीं पे। तो अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट प्राइस चेंज नहीं हो रही, और फिर हम देख रहे हैं कि विलिंगनेस टू पे अगर P2 है तो और मार्केट प्राइस P नॉट है, तो इनका डिफरेंस जो है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तो वो है P2 माइनस P नॉट, विलिंगनेस टू पे मार्केट प्राइस का डिफरेंस, सही है। थर्ड यूनिट विलिंगनेस टू पे मार्केट प्राइस का डिफरेंस जीरो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि P नॉट ही है, P नॉट माइनस P नॉट। और हमने ये कहा जब जीरो हो जाएगा वहां आप रुक जाएंगे, उस जीरो तक जितना टोटल हो गया वो आपका टोटल आंसर है, ठीक है ना। यहाँ पे रुकना है आपने जहाँ पे मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस जीरो हो रहा है या टोटल कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमाइज हो रहा है।
समझ में आ रहा है कुछ, कोई मसला इसमें? मनाहिल और गुल अहमद ने पूछा था। जी ठीक है, ओके। जहाँ पे जीरो हो गया वहाँ रुकना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नेगेटिव शुरू हो जाएगा ना, उसके बाद सारी वैल्यूज नेगेटिव शुरू हो जाएंगी, तो हमें जीरो पे रुकना जरूरी है। अ, और नेगेटिव का मतलब ये होता है कि टोटल भी कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया? ओके, अब जो हमने आज पढ़ना है वो मैं लिख दूं पहले। जी, वो हमारा केस 3 है। एक सेकंड जरा, इसको हम कर देते हैं। जी, केस 3 जो है वो बेसिकली है मल्टीपल कमोडिटीज, क्योंकि रियल लाइफ में कमोडिटी एक नहीं होती है। आपने, आपके पास गिवन बजट होता है, गिवन इनकम होती है, और इस इनकम को आपको एलोकेट करना है बिटवीन डिफरेंट कमोडिटीज, और आपने सोचना है मैं किसका कितना यूनिट कंज्यूम करूंगा। ठीक है, कितना मल्टीपल कमोडिटीज विद मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइसेस, इनके बारे में प्राइसेस भी अवेलेबल है, और आपने डिसाइड करना है कि मैं कितने यूनिट्स कंज्यूम करूंगा हर डिफरेंट कमोडिटी की। हर कमोडिटी के बारे में आपने सोचना है कि मैं कितने यूनिट्स कंज्यूम करूँ इस चीज़ के। तो ये आज की डिस्कशन थी हमारी। थोड़ा बहुत ही कर पाएंगे इसको आज, लेकिन जितना कर सकते हैं उसको देखते हैं। अभी तक समझ में आ रही है ना बातें? हिम्मत है ना आगे सुनने की? बिल्कुल डोज ऑफ तो नहीं हो गए हो? बिल्कुल आगे बढ़े? हाँ, 10 मिनट आगे बढ़ सकते हैं हम, और ओके बोल दो। जी ठीक है, ओके। अच्छा, मल्टीपल कमोडिटीज मार्केट प्राइसेस। अब क्योंकि रियलिटी में ना मसला यही होता है कि हमारे पास जो है वो कमोडिटी एक नहीं होती, कमोडिटी एक से ज्यादा होती है। अभी तक हमने देखा था कमोडिटी एक ही थी, ठीक है, और अब जो है हम मल्टीपल कमोडिटीज पे जा रहे हैं, उसको देख लेते हैं। और मल्टीपल कमोडिटीज का मतलब है कि एक से ज्यादा कमोडिटी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये डिसाइड हमने वही करना है, सवाल हमारा वही है शुरू से, जो देखे ना, ये भी उसी सवाल के अंदर आ रही है डिस्कशन, कि आपका ऑप्टिमल कंजम्पशन पॉइंट क्या है। ये आपकी मेन डिस्कशन यही है, सही है ना? इसी को हम देख रहे हैं, सिर्फ ऑप्टिमल कंजम्पशन पॉइंट के हम डिफरेंट केसेस देख रहे हैं। और इसको अब हमने दो केसेस देख लिए हैं, इसका थर्ड एंड फाइनल केस हम देख रहे हैं कि हम क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर डिफरेंट कमोडिटीज हों और जिनके पास डिफरेंट प्राइसेस हों, तो उसके लिए हमें पहली जो चीज चाहिए होगी वो होगी मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर। पहली चीज जो हमें पहले पर डॉलर या पर रुपी, बेसिकली पर यूनिट ऑफ करेंसी, हमें एमयू निकालनी पड़ेगी। कहने का मकसद क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक टेबल बना दूं एमयू का, एमयू ऑफ ए, एमयू ऑफ बी, ठीक है, और ये यूनिट्स हैं। यहाँ पे मैं यूनिट्स लिख दूं कि कितने यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं हर यूनिट, हर कमोडिटी के। ओके, तो मतलब अगर मैं पहला यूनिट कंज्यूम करूंगा ए का, तो ए से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी फॉर एग्जांपल वो मिलेगी 35, ठीक है, और बी से जो मिलेगी फॉर एग्जांपल वो मिलेगी 25। या इनको बेहतर नंबर अगर मैं दे दूं तो ये कर देते हैं 30, और इसे कर देते हैं 20, ठीक है। सेकंड पे मुझे जो यूटिलिटी मिल रही है वो इसमें अब कम हो जाएगी, 30 से फॉर एग्जांपल ये हो गई है 20, ये 20 से फॉर एग्जांपल हो गई 15, ठीक है। थर्ड पे ये भी 10 हो गई है, ये भी 10 हो गई है। फोर्थ पे ये 5 हो गई है, ये 0 हो गई है, और एंड सो ऑन। तो बेसिकली मुझे ये पता है, ये मेरे पास टेबल अवेलेबल है, ठीक है। अब अभी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी हमने कुछ समझाया है भी नहीं।
मैंने सिर्फ बोला ये 2 गुड्स हैं. ओके, एक सेकेंड. ये एक काम करते हैं, क्योंकि मेरे अभी ये, मैं बस इसमें एक चीज बता दूं फिर इसको मैं खत्म कर रहा हूँ. आज हम कंप्लीट नहीं करेंगे इसको, ठीक है? 2 मिनट मेरी बात सुनेगा बस. ओके, तो हम ये कह रहे हैं कि आपके पास कमोडिटीज मल्टीपल है और उसमें डिफरेंट यूटिलिटीज मिल रही हैं जब आप डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं. ए का पहला यूनिट कंज्यूम करने पे 30 यूटिल्स मिले, बी का पहला यूनिट कंज्यूम करने पे 20 यूटिल्स मिले. ठीक है ना? इसी तरह मैं सी डी भी लिख सकता हूँ यहाँ पे. मसला क्या है कि जो हमारे गुड्स हैं ये डिफरेंट गुड्स हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ ये फॉर एग्जांपल चिप्स हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं. ठीक है, तो अगर आप पहली चिप का पैकेट खा रहे हैं तो आपको ये यूटिलिटी मिल रही है. पहली जो आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या कोई बेवरेज पी रहे हैं उस पर आपको ये यूटिलिटी मिल रही है. ठीक है, यूटिलिटीज जो है वो आपकी चेंज होती रहेंगी फॉर एवरी यूनिट कंज्यूम. ठीक है, तो हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आपको कौन सी कमोडिटी के कितने यूनिट कंज्यूम करने हैं. हर कमोडिटी के आपके पास डाटा है कि उसकी प्राइस की है और प्राइस भी गिवन होगी. प्राइस ऑफ ए फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं ये है $10 पर यूनिट, और वो बोल देंगे प्राइस ऑफ बी जो है वो है $5 पर यूनिट. ठीक है, तो आपके पास ये डाटा है प्राइसेस का, आपके पास डाटा है यूटिलिटीज का. यू नो कि आप पहले यूनिट पे कितनी यूटिलिटी मिलेगी, दूसरे पे कितनी मिलेगी, और आपका सॉल्व क्या करना है, आपने आपने वही सॉल्व करना है कि हाउ मच यूटिलिटी, सॉरी हाउ मच यूनिट्स आई वुड कंज्यूम ऑफ ईच कमोडिटी. मैं ए के कितने यूनिट्स कंज्यूम करूंगा और मैं बी के कितने यूनिट्स कंज्यूम करूंगा गिवन दिस सिनेरियो. बात समझ में आ रही? ऑप्टिमल कंजम्पशन पॉइंट बताना है मुझे ईच कमोडिटी का. ये मल्टीपल कमोडिटी केस आ गया. ठीक है ना? देख के थोड़ा सा मुश्किल शायद लग रहा हो, लेकिन इसमें सिर्फ इसमें और पिछले केस में फर्क क्या है, सिर्फ एक कमोडिटी ऐड हो गई है और कुछ नहीं हुआ है. पहले भी यही था, प्राइस अवेलेबल थी, यूटिलिटी का टेबल अवेलेबल था. सही है ना? और आपने इसको देख के डिमांड कर्व बना दिया था और आपने गेस कर ली थी चीजें, जहां आपने कहा कि एम यू इज इक्वल टू पी हो रहा है, आप रुक जाएंगे. लेकिन अब फर्क क्या आ गया कि आपके पास प्राइस ऑफ बी मतलब दूसरी कमोडिटी भी आ गई है, और इसमें हो सकता है सी भी आ जाए, डी भी आ जाए, मतलब यूनिट्स आते रहे. ये ए और बी जो है ये डिफरेंट कमोडिटी है, कुछ भी हो सकते हैं. ए ए जो है ये आपका कोई म्यूजिक का सेट हो सकती है. बी जो है फॉर एग्जांपल कोई आपका सैंडविच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी यूनिट हो सकता है. आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन देखना है. जब भी हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं कि ए के कितने यूनिट्स और बी के कितने यूनिट्स, तो इसके ऊपर डिसीजन लेना है कि कितने यूनिट कंज्यूम करेंगे हम ए के और बी के. ये हम करेंगे कल. अभी सिर्फ हमें सोचना है कि हम कैसे करेंगे. अगर आप लोग थोड़ी जहमत करें तो जो मैं आपको रीडिंग भेज चुका हूँ उसमें मैंने इसका पार्ट इंक्लूड किया है. अगर आप उसको पढ़ने की कोशिश करें और बगैर मेरे पढ़ाए देखें कि वो समझ आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा, तो अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा. आपको इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़ना आ जाएंगी, आपको रीडिंग्स पढ़नी आ जाएंगी. वो एक बार पढ़ लें. कल की जो क्लास है उसमें हम इस केस को आगे लेके बढ़ेंगे और फाइनलाइज करेंगे कि असल में इसका सोल्यूशन है क्या. डिफरेंट कमोडिटीज डिफरेंट प्राइसेस हो तो हम क्या करेंगे. ठीक है ना? और यहाँ ये करने के बाद हमारा बस एक सब टॉपिक रह जाएगा, फिर हम यूटिलिटी वाली केस खत्म कर देंगे. ठीक है ना? इलास्टिसिटी वाला पार्ट वो अभी रहने दें, वो रहने दें. वो जब मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ चीज़ों को तब मैं आऊँगा उसका. ओके, ठीक है. फिर और किसी को कोई सवाल है? और कुछ पूछना है किसी ने? नहीं? ओके, सही है. फिर मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ. आपको हो सकता है बेहतर है. ठीक है, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह. रीडिंग्स कर लेगा अपनी. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.